हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो क्लास 6 की जो हमारा हिस्ट्री है, जो कि हमारा एक सीरीज चल रहा है। उसमें हमने पिछले 7 चैप्टर को कंप्लीट कर चुका है। ये मेरा 8वां चैप्टर है जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। उसके पहले एक रेफरेंस के रूप में देखेंगे कि इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि लोहे के औजार हैं जिनसे खेती की जाती थी, लोहे के हल बना करके, उसके बारे में कैसे शुरू हुआ लोहे का इस्तेमाल, उससे कौन कौन सी वस्तुएं बनाई गई, उसका हमारे कृषि उत्पादन में किस प्रकार कृषि का जो उत्पादन है वो बढ़ा। उसके बाद से हम जानेंगे कि उसके कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जो सिंचाई है वो किस प्रकार महत्वपूर्ण है। सिंचाई के से हमारा जो फसल उत्पादन है वो भी उससे बढ़ा है। वो जो सिंचाई है वो किस माध्यम से हमारे सिंचाई की जाती थी पहले, उसके बारे में हम समझेंगे। उस समय लोग किस प्रकार परिश्रम करते थे उसके बारे में हम समझेंगे, जिससे जो कृषि का राजस्व है कृषि से वो भी बढ़ा, जिससे जो राज्य का विकास है वो कृषि से अधिकतर हुआ। जो लोग गांव में रहते थे, वे लोग गांव में जो लोग रहते थे उनकी क्या स्थिति थी, वे किस प्रकार गांव की स्थिति को मजबूत करते थे, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को उगाया जाता था जिससे उनका जो रोज़गार है वो बढ़ता था और चलता था। तो उस समय लोग किस प्रकार की चीज़ों को ग्रहण करते थे, कैसे लोग अपने आप को मजबूत करते थे, उसके बारे में हम समझेंगे। गांव में कौन कौन से लोग रहते थे, उनका काम क्या है, जैसे कि लोहार, कुम्हार और बढ़ई, ये जैसे लोग उस गांव में किस प्रकार रहते थे, उनका काम कैसे चलता था। उस समय जो प्राचीन तमिल रचनाएं हैं, जो कि हम इसके में समझेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं हैं प्राचीन प्राचीन तमिल रचनाएं, उसके बारे में हम समझेंगे। उस समय जो मूर्तिकलाएं थी जिसको पुरातत्व विभाग ने पाया, उस मूर्तिकलाओं में किस प्रकार बौद्ध से संबंधित मूर्ति मिली, जैन से संबंधित मूर्ति मिली, तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। एक निर्धन की चतुराई हम कहानी के थ्रू समझेंगे कि एक निर्धन किस प्रकार चतुराई से धनी बना, तो उसकी सूझबूझ को भी हम इसमें कहानी में समझेंगे। इस कहानी को हम डिटेल से चर्चा में लाएंगे। उस समय जो नलकूप जो मिला है, ये हड़प्पा जलस्तर का जो जल निकास है, यानी हड़प्पा कला आपने पढ़ा होगा, पिछले चैप्टर में कंप्लीट किया है। उसमें किस प्रकार जल निकासी की जाती थी उसका एक फिगर है, उसके बारे में समझेंगे कि ये किस प्रकार हड़प्पा का विकास हुआ। उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कुछ आपको मूर्तिकलाएँ दिख रही होंगी जो कि एक विशेष डिजाइन को दिखाती है, तो उसके बारे में समझेंगे कि कहाँ पर ये पाया गया है पुरातत्व विभाग द्वारा। ये हमारी भरूच का यूनानी नाम है, जो कि एक बेरीगाजा नाम है। बेरीगाजा की कहानी हम थोड़े रेफरेंस के रूप में जानेंगे कि जो बेरीगाजा का कहानी है वो किस प्रकार है। बेरीगाजा का मतलब जैसे उसका है भरूच का यूनानी नाम है, यानी भरूच है उसका यूनानी नाम है, तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। जो आहट के सिक्के होते थे उन्हें हम कैसे वे सिक्के क्या होते थे, आहट के सिक्के उन्हें क्यों कहते थे, इसके बारे में समझेंगे। हम सिक्कों के पूरे डिटेल में समझेंगे कि सिक्के का विकास किस प्रकार हुआ, कौन से समय काल में सिक्कों का विकास हुआ, शीशे के सिक्के में शीशे का जो सिक्का है वो किस काल में चला, जो लोहे का सिक्का है वो किस काल में चला, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो ये रहा। यहाँ पे जो नगरों का विकास है, वो नगरों के विकास में जो अनेक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरा, उसके बारे में समझेंगे कि नगर किस प्रकार उसकी किलेबंदी की जाती थी और नगरों में कौन सा नगर सबसे महत्वपूर्ण नगर माना गया उस समय, तो उसके बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, उस समय जो शिल्प तथा शिल्पकार होते थे उनका क्या काम होता था, वे किस प्रकार अपनी हस्तकलाओं को दिखाते थे शिल्पकार के रूप में, वे किस प्रकार व्यापार करते थे, उनको किस श्रेणी में रखा गया, उसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। जो सूत काटने वाले हैं और जो बुनने वाले हैं उनके क्या नियम थे, किस प्रकार वे कारखानों में काम करते थे, किस प्रकार उनकी स्थिति थी, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। ये हम रेफरेंस के रूप में देख रहे हैं कि क्या इसमें हम पढ़ेंगे। ये जो है सूक्ष्म निरीक्षण कर रहा है कि अरिकामेंडू, ये एक सूक्ष्म निरीक्षण करेगा, ये एक तरह से हमारा निरीक्षण की बात कर रहा है। यहाँ पे अभिलेख दिखाई दे रहा है आपको। ये एक अन्यत्र जानकारी के रूप में भी हम जानेंगे कि ये क्या जानकारी है। ये हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा, खंडहर के रूप में दिखाई दे रहा है आपको। ये बेसिकली रोम में स्थित है। इस रोम में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि उस समय वहाँ पे शासक जो रहते थे वो यहीं पे रहते थे, उनकी क्या स्थिति थी उसके बारे में समझेंगे। ये किस प्रकार ईंटों से बना है, इसकी जो डिज़ाइन है वो कैसी है, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। और लास्ट में हम इसके जो क्वेश्चन हैं उसको हम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सारे क्वेश्चन को अटेंड करते हैं और इसको हम जानेंगे क्वेश्चन को पूरी तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं। जैसा आपको पता ही है कि चैप्टर का नाम खुशहाल गांव और समृद्ध शहर नाम है इसका। यहाँ पे एक लोहार की दुकान है जिसपे प्रभाकर जो है वो बैठा हुआ है। तो प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था और वो एक छोटी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। ऐसा देख करके प्रभाकर को बहुत ही मजा आ रहा था। अब बात करें कि लोहे का विकास, लोहे के औजार और खेती, यानी लोहे का औजार किस प्रकार उसका विकास हुआ और उससे खेती में कितना हेल्पफुल हुआ, उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है,
लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। उसका प्रयोग आज एक आपको पता ही है कि हर चीज़ में लोहे का यूज होता है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियारों की बड़ी संख्या में मिले हैं। हमने पिछले चैप्टर में इसको कंप्लीट किया है। लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हल के फाल, यानी कि जो हल होता है ऐसे, उसमें जो फाल लगे होते हैं उसको जुताई के लिए, वो फाल जो है वो लोहे के बने होते थे। ठीक है, इसी को कहते हैं फाल। तो इसके बारे में हमने पहले 5वें चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, लोहे के फाल के इस्तेमाल से जो कृषि का विकास है और कृषि का जो उत्पादन है वो बढ़ा है। लोहे से बनी वस्तुएं हैं, ये सणसी है, ये फाल है, ये खोदने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो अन्य कदम उठाए गए थे उसमें जो सिंचाई है एक महत्वपूर्ण है। सिंचाई से ही कृषि के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण स्थान है सिंचाई का। समृद्ध गांवों के बिना राजा तथा उसके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय जो सिंचाई होती थी वो कुएं, तालाब, अब कृषि जलाशयों से किए जाते थे सिंचाई उस समय। बीजे वाला पोर्शन है उसको हम भी लास्ट में करेंगे। ठीक है, इसको जो भरने वाला क्वेश्चन है, तो ये एक तरह से क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में करेंगे। जब क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो उस समय इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि गांव में कौन लोग रहते थे। ठीक है, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में भूस्वामिकों को, जिसे हम वेल्लाला कहते हैं। ठीक है, ये उस समय जो 3 तरह के लोग थे उनमें कौन आते हैं, पहली कैटेगरी में आते हैं जो तमिल के बड़े बड़े भूस्वामी थे जिनको हम वेलल्ला कहते हैं। ये सीधा सीधा जो एग्जाम है उसमें आता है कि वेलल्ला क्या होते हैं। तो वेलल्ला में क्या होते हैं, जो बड़े बड़े भूस्वामी के लोग होते हैं उनको वेलल्ला कहते हैं। ठीक है, जो साधारण हलवाई होते हैं उनको उड़वार कहते हैं। ठीक है, और भूमिहीन मजदूर को क्या कहते हैं, या तो दास कहते हैं, या कैशियर कहते हैं, या कहीं कहीं अदिमई कहते हैं। ठीक है, और देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था, ग्राम भोजक कहलाता था। जो गांव में सबसे प्रधान व्यक्ति थे उनको हम ग्राम भोजक कहते थे, ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कहें तो इसका जो पद है यह अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव के सबसे बड़े जो भूस्वामी होते थे वही उस पर विराजमान होते थे। इनकी ज़मीन पर जो अनेक दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण यह प्रायः राजा के जो कर है, जो राजा कर वसूलने की वो है, कर वसूलने के लिए वो कर वसूलने का जो काम होता है वो इन्हीं को दे देता था। ठीक है, ये प्रभावशाली थे इसलिए उस समय गांव में सबसे बड़े थे इसलिए। ठीक है, ये जो है न्यायाधीश का काम भी करते थे और पुलिस का काम भी करते थे। कौन, ग्राम भोजक, जो गांव के सबसे मेन होते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जो कि उनका नाम जो मतलब इनसे कम होते थे, थोड़ा ताकतवर, उनको कहते थे गृहपति। ठीक है, यानी वे दास नहीं होते थे, ना ही मजदूर होते थे, ये इनसे भी ऊपर होते थे, उनको कहते थे गृहपति। ठीक है, ये भी सीधा क्वेश्चन पूछता है कि गृहपति किसे कहते हैं। इनमें ज़्यादातर लोग छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। इनमें दास कर्मकार जो दास होते थे, दूसरे के यहाँ काम करते थे, वे भी आते थे। ठीक है, जिन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। किनको, दास को। दूसरे की ज़मीन पर जाते थे, काम करते थे और उसके बाद से अपना जो जीविका है उससे चलती थी। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी रहते थे। ठीक है, अब यहाँ आता है कि जो प्राचीन तमिल रचनाएं हैं वो क्या हैं। तो इन्हें हम जानेंगे कि जो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते थे। ये लगभग 2300 साल पहले की गई थी। अब हम जानेंगे संगम साहित्य आखिर क्यों कहते थे। तो संगम साहित्य इसको इसलिए कहते थे क्योंकि इसका विकास मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। गाँव में रहने वाले जिन तमिलों के नाम का उल्लेख यहाँ किया गया था वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक आता है कि नगद क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण और मूर्तिकला और पुरातत्व। इसमें बात कर रहा है कि जो जातक है, जो कि बौद्धों की ग्रंथ है, इस जातक कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार एक निर्धन कैसे धनी बना। ठीक है, तो इस जातक कहानी को, एक किसका है, बौद्ध भिक्षुओं का। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं का एक कहानी है, ग्रंथ है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार निर्धन धीरे धीरे धनी हो जाते हैं। ठीक है, ये एक निर्धन की चतुराई की कहानी है जिसको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजन वाले की जो बिल्ली है उसके लिए बेच देता है, यानी कि बिल्ली है, बिल्ली के भोजन के लिए उस चूहे को बेच देता है और एक सिक्का पा जाता है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, फिर एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई, राजा का बगीचा
और टूटी टहनियाँ और पत्तों, जो राजा का बगीचा था वो टूटी टहनी और पत्तों से भर गया। उनका माली उसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाएं तो वे बगीचे की सफाई कर सकता है। माली जो है वो तुरंत मान गया, ठीक है, क्योंकि वो परेशान था। वहीं पास में कुछ युवक जो बच्चे थे वो खेल रहे थे। तो युवक के पास खेल रहे बच्चों को यह करके इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उसे एक एक मिठाई देगा, ठीक है। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे में एक तिनका चुन करके जो सारे पत्ते और टहनियाँ थी उनको इकट्ठे ला करके जमा कर दिया। तभी इधर से राजा का कुम्हार बर्तन पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया, यानी जो उसने ढेर किया था, जो बटोर के रखा हुआ था, उसको उसने खरीद लिया, ठीक है। इस तरह युवक के पास क्या हो गए, कुछ पैसे आ गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया, ठीक है। खुश होकर के उन लोगों ने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसने बाद में कहा कि एक व्यापारी से दोस्ती होती है उसकी। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो। अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तब उस युवक ने 1000 सिक्के में उसको, युवक के पास जो घास बची थी तो जो घोड़े वाले ने था उसको 1000 सिक्के में उसने खरीद लिया। तो इस प्रकार जो एक युवक है जिसके पास एक सिक्का नहीं था, उसने किस प्रकार 1000 सिक्के को कमा लिया, इसमें बताया गया है, उसकी चतुराई को दिखा रहा है, ठीक है। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गाँवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रोलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। ये पूछता है क्वेश्चन में कि सांची की मूर्तिकला कहाँ पे स्थित है, यानी कि सांची का जो स्तूप है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये आपको एक दिल्ली में मिला वलय कूप, ये वलय कूप है जो कि दिल्ली में मिला है। ये हड़प्पा की जल निकासी की व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है, ये बताया गया है कि इसका जो वलय कूप है ये क्या बेसिकली होते थे। तो वलय कूप जो है ये गुसलखाने या नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे, ठीक है। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों व छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों, ऐसा जो पुरातत्व विभाग है ये कहा है। सॉरी। प्राचीन शहरों के बारे में जो कहा गया है यात्रियों और विवरण, इससे पता चलता है कि प्राचीन शहरों की जो स्थिति है वो नाविकों और यात्रियों के विवरण से हमें पता चलता है कि इसकी स्थिति कैसी थी, ठीक है। तो इसमें एक अज्ञात यूनानी नाविक था जिसके बारे में जिक्र किया गया है। तो उस यूनानी का नाम है बेलीगाजा, यानी भरूच की यूनानी का नाम है, उसकी कहानी है एक। उस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार उस समय नाव के द्वारा चला जाता था, तो किस प्रकार मुश्किल था इसमें बताया गया है। जैसे बेलीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चलाना बड़ा मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी मछुआरे और स्थानीय मछुआरे जो हैं वो जहाज़ ला सकते थे। बेलीगाजा में शराब, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और सिक्कों का आयात होता था। इन सारी चीज़ों का हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलिया, इन सारी चीज़ों का यहाँ से निर्यात होता था, ठीक है। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन होते थे, गायक किशोर होते थे, सुंदर औरतें होती थीं, अच्छी प्रकार की शराबें होती थीं, बहुत पतले कपड़े होते थे। इन सारी चीज़ों को वे गिफ्ट के रूप में राजा के लिए लाते थे, ठीक है। इसमें हम सिक्कों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आहट सिक्के क्या होते थे। आहट सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोलाकार होते थे। ये या तो धातु के चादर से काट के बनते थे या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं होता था, बल्कि इन पर कुछ ठप्पे लगाए जाते थे, जिसलिए इन्हें हम आहट के सिक्के कहते थे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और इसलिए ये लगभग आरंभिक सदियों में कई सदियों तक चला था, ठीक है। जो सिक्के हैं वो क्या थे, इससे बने थे। तो हम सिक्कों के बारे में देखते हैं क्या होते थे ये। पुरातात्विक को इस युग में हजारों सिक्के मिले थे। सबसे पुराने कौन से सिक्के थे? सबसे पुराने आहट के सिक्के थे। जैसा कि मैंने बताया कि आहट के सिक्के कैसे होते थे, इस पर किसी विशेष प्रकार के चिन्ह बनाए जाते थे, थप्पे लगाए जाते थे, जैसा आपको फिगर में दिख रहा होगा।
जो करीब 500 साल तक चले। ठीक है, चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहट करके इसको बनाया जाता था, इसलिए इसको आहट के सिक्के कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे विनिमय के अन्य साधन कैसे थे, तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि विनिमय के अन्य साधन किस प्रकार थे। संगम साहित्य की इस छोटी कविता को हमने पढ़ना है और इसमें बताया गया है किस प्रकार होता था विनिमय साधन। तो एक बार इस कविता को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए शहरों से नमक के सौदागर के यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। ये है, इसमें बताया गया है कि समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ करता था। ठीक है, इस प्रकार उनका निर्यात किया जाता था उस समय। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, इसमें हम जानेंगे कि नगर किस प्रकार अनेक गतिविधियों के केंद्र बने हुए रहते थे। उन नगरों में कौन नगर सबसे फेमस था, जिससे जो महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बना रहता था, तो बात करते हैं इसमें। ये लगभग 2500 साल से ज़्यादा समय तक में एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन? मथुरा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित थी। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, मथुरा इस समय कहाँ पे है? मथुरा इस समय यूपी में है आज के। ठीक है, शहर के चारों ओर किलेबंदी की गई थी। यहाँ पे अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। और जो मथुरा है वो बेहतरीन मूर्तियों के लिए एक केंद्र था। ठीक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण मूर्तियाँ बनाई जाती थी। लगभग 200 साल पहले मथुरा जो है वो कुषाणों की राजधानी थी और वो दूसरी राजधानी बनी थी कुषाणों की। तो मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, जैसा आपको पता है श्री कृष्ण की जो जन्म स्थिति है वो वहीं पे है, मथुरा में ही है, तो इसलिए भी ये फेमस है। ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, इसमें बताया गया है। ठीक है, मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। शहर के राजा रानी और जो व्यापारी हैं, यहाँ तक कि शिल्पकार यहाँ पे दान करते थे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लुहारों और जो टोकरी बुनने वाले थे, यहाँ तक कि माला बनाने वाले भी इसमें इनका उल्लेख आता है कि ये दान देते थे। ठीक है, यहाँ पे शिल्पकार और शिल्प किस प्रकार उस समय मजबूत थे। ठीक है, तो शिल्प की स्थिति कैसी थी, शिल्पकार किस प्रकार काम करते थे, तो आइए जानते हैं। पुरा स्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले जो चमकदार पात्र हैं, यहाँ पे आपको भी हम बताएंगे कि उत्तरी काले चमकदार पात्र इन्हें क्यों कहते थे, वहाँ पे ज़्यादातर मिले हैं। और जो उत्तरी भाग है यहाँ पे जो ये बर्तन हैं ये ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे और भी कुछ मिला है। यहाँ पे कपड़े, जैसे कपड़ों का जो उत्पादन था वो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर हम बात करें कि कपड़ों का उत्पादन में महत्वपूर्ण केंद्र कौन था, तो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में जो मदुरै है वो प्रसिद्ध केंद्र यहाँ पे रहे हैं। यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। ठीक है, यानी कि डिजाइन की बात मैं कर रहा हूँ। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये अपना एक संघ बनाते थे जिन्हें हम श्रेणी कहते हैं। शिल्पकार की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना और कच्चा माल उपलब्ध करवाना तथा जो तैयार माल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, वितरण करना। ठीक है, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों का जो श्रेणी है वो व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी उस समय, जहाँ लोग पैसा अपना जमा रखते थे। इस धन का निवेश जो है वो लाभ के लिए किया जाता था, जिससे उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले लोगों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ और धार्मिक संस्थानों को दान के रूप में दे दिया जाता था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, उत्तरी काले चमकदार जो पात्र है उसके बारे में, यानी NBPW। यह एक कठोर और चाक निर्मित धातुओं की तरह दिखने वाले एक चमकदार काली सतह वाले पात्र होते थे। यानी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये मान लीजिए ये है, तो जो इसका आकार होता था, मान लीजिए ये एक घड़ा है जिसका आकार इस तरह है। ये जो इसकी स्थिति है, ये वाली नीचे वाली, ये काली होती थी, पालिशदार होती थी, काली, जिससे जो टेम्परेचर है वो लेता था। ठीक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण डिजाइन की जाती थी इधर इधर। ठीक है, इन्हीं को कहते थे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इन्हें, जिससे इसकी जो सुंदरता है वो काफ़ी अच्छी लगती थी। ठीक है, अब जो सूत काटने और बुनने के नियम, यहाँ पे सूत की जो काटने के नियम है वो किस प्रकार बनाए गए थे, तो हम बात करें कि उसके लिए एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। जैसे इसमें बताया गया है कि एक विशेष पदाधिकारी के देख रेख में कारखानों में सूत की कटाई और बुनाई की जाती थी उस समय। वो सूत आखिर किससे बनते थे,
तो ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, इस प्रकार से ये बनते थे। और इसमें तैयार करने का जो काम होता था वो किसका होता था? वो विधवाओं का। और जो सक्षम अक्षम महिलाएं हैं, भिक्षुणियाँ हैं, वृद्धा हैं, जो वृद्धा वेश्याएँ हैं, और राजा की जो अवकाश प्राप्त दासियाँ हैं, सेविकाएँ हैं, इन्हीं को इस काम पे लगाया जाता था सूत काटने वाले में। ठीक है, इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। ठीक है, जिन महिलाओं को बाहर निकालने की, जो बाहर की अनुमति नहीं थी निकलने की, वे अपनी दासियों को भेज करके कच्चे माल को मंगवा सकती थी। उस समय ऐसा नियम था। और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी, यानी माल की जो स्थिति थी। यहाँ बेसिकली बताया गया है कि सूत काटने के जो नियम हैं वो किस प्रकार थे महिलाओं के लिए, उनकी जो स्थिति थी सूत काटने की वो किस प्रकार यहाँ पे रहती थी। ठीक है, तो अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता था या इधर उधर की बातें करता था तो उसे सज़ा मिलती थी। यानी उस समय महिलाओं के प्रति जो ईमानदारी थी, यानी जिस प्रकार दंड दिया जाता था लोगों को, कि यदि महिला को अगर कोई बुरी नज़र से देखता था, या जो महिलाओं की स्थिति थी वो काफ़ी सेफली बनाया गया था उस समय। ठीक है, यानी उस समय भी ऐसा कानून या सज़ा के लिए बनाया गया था, तो उसको सज़ा मिलती थी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया है तो उसे जुर्माना देना पड़ता था। यानी कि यहाँ पे इक्वलिटी को दर्शा रहा है कि जो महिला और फीमेल की जो स्थिति है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सजा की और भी बात करा कि यदि जुर्माना नहीं देती है तो उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। ठीक है, महिलाओं की। सूक्ष्म निरीक्षण और अरिकामेंडू, यानी कि अरिकामेंडू का एक सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे किस प्रकार था। अरिकामेंडू बेसिकली एक पत्तन है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेंडू एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से जहाज के जो सामान है वो उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा भी मिला है जो संभवतः ऐसा लग रहा था कि गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में के जो एम्फोरा पात्र हैं वो यहाँ पे मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे जो तरल पदार्थ हैं वो रखे जा सकते थे, ऐसा पुरातत्व विभाग का मानना था। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे भी लगे थे। साथ ही यहाँ एरोटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले थे। ठीक है, इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था। इसे मुहर जो अब बात करें कि ये बनता कैसा था, तो बनता कैसे था? मुहर लगे जो सांचे पर गिरी चिकनी मिट्टी को दबा करके इसको बनाया जाता था। कुछ तो ऐसे थे, ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यही बनाए गए थे। यहाँ रोमन लैंप शीशे के बर्तन और जो रत्न हैं ये यहाँ पे मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे जो कुंड है वो भी यहाँ पे मिले हैं, जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे उस समय। ठीक है, इस प्रकार ऐसे कुंड रहते थे। यहाँ पे रंग कैसे बनता था? कुछ पेड़ पत्तियाँ रहती थी जो जिनका रंग लाल या हरा रहता था, उसको गरमा करके यहाँ पे रखा जाता था कुंड में, और जो कपड़े बनते थे उनको लिया करके इसमें डाल दिया जाता था, फिर उसके बाद से निकाल दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार इनकी रंगाई होती थी। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के जो पर्याप्त साक्ष्य हैं वो यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, ये आपको जो फिगर दिख रहा है कि अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तन पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। ये जो यहाँ पे आपको ये बर्तन है, ये पत्थर हैं जिसपे ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम अन्य जो जानकारियाँ हैं उसकी बात करें तो ये रोम की बात है। ये रोम की आपको दिख रहा है, रोम की पुराने शहरों में से एक है यूरोप के रोम। इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के जो शहर है वो बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ यूरोप, उत्तर अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस थे। ये लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे शासन किया था। इन्होंने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया था, ऐसा अगस्टस का कहना था। ठीक है, अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए यहाँ पे। अगस्टस ने बड़े बड़े जो है रंगमंडल यहाँ पे बनवाए। इसके चारों तरफ दर्शकों के बैठने की जो सीढ़ी नुमा जगह थी ये यहाँ पे थी। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे लोग। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए थे जो स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग समय यहाँ के जाने के लिए निर्धारित था। ठीक है, यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही से मतलब होता है जो है एक्वाडक्ट, इसके जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों और गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था उस समय। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन पे। हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है, अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें जो पहला दिया है उसको रिक्त स्थान भरना है, क्वेश्चन है। अब रिक्त स्थान वाले में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि तमिल के लिए बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे। तमिल में जो बड़े भूस्वामी थे उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे वेल्लार, वेल्लार कहते थे, ठीक है। अब जो दूसरा है वो क्या है, ग्राम भोजकों की जो ज़मीन है उस पर प्रायः खाली स्थान द्वारा खेती की जाती थी, तो उस पर कौन खेती करता था, दास और कौन, जो श्रमिक थे यानी मजदूर थे वो लोग इस पर खेती करते थे, ठीक है, दास और श्रमिक लोग। और जो दूसरा है वो क्या, तीसरा क्या है, तमिल में हलवाहे को क्या कहते थे, तो उसको कहते थे उड़वार, या कहीं कहीं इसको लिखा जाता है उद्देवार, ठीक है। जो चौथा है वो क्या है, अधिकांश गृहपति, गृहपति हमने बताया आपको क्या थे, गृहपति वो थे जो न तो दास थे और न ही मजदूर थे, इनकी जो स्थिति थी वो इन लोगों से अच्छी थी, इनको कहते थे गृहपति। लेकिन ये ग्राम प्रधान नहीं होते थे, ठीक है, ये उनसे थोड़े कम लेवल के होते थे। तो यहाँ पे दिया है कि अधिकांश गृहपति डाट डाट भूस्वामी होते थे, तो किसके, छोटे खेतों के, छोटे छोटे जो खेत होते थे उनके ये स्वामी होते थे, यानी ये कहीं मजदूरी करने के लिए नहीं जाते थे, इनके पास इतना पर्याप्त धन था कि अपने जो स्थिति है उस पर सुधार कर सकें, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, ग्राम भोजकों के काम बताइए, वे शक्तिशाली क्यों थे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ग्राम प्रधान को ग्राम भोजक कहते हैं, आपको पता ही है। अब ये शक्तिशाली क्यों थे, तो शक्तिशाली इसलिए थे, पहला नंबर कि उनके पास एक बड़ा ज़मीन था, यानी उनके पास बड़ी ज़मीनें थी, इसलिए वे शक्तिशाली थे। दूसरा क्या है, इनके यहाँ जो दास हैं, मजदूर हैं, ये इनके यहाँ काम करते थे और अपना गुजरा बसरा करते थे, ठीक है। तीसरा क्या है, ये राजा की आज्ञा से अपने इलाका है वहाँ पे कर वसूलते थे, ठीक है। और जो चौथा है वो क्या है कि यही यहाँ के न्यायाधीश, जो न्यायपालिका है यानी कि न्यायाधीश की जो स्थिति है और जो पुलिस का कार्य है वो यही खुद करते थे, ठीक है, इसलिए इन्हें शक्तिशाली कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है, गांव तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाई है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले क्या हो गया, सुनार, दूसरा लोहार, तीसरा बुनकर, चौथा बढ़ई, पांचवा जो इत्र बनाने वाले लोग होते हैं, माला बनाने वाले जो लोग होते हैं, ये सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जवाब ढूंढो, यानी कि इसको बताना है, मल्टीपल क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वलय कूप का उपयोग किस लिए किया जाता था, ठीक है। तो पहला का क्या हो गया, जल निकासी के लिए, हमने बताया है ऊपर, आपको अगर ज्ञात हो तो बताया है कि इसका उपयोग जल निकासी के लिए किया जाता था, ठीक है। दूसरा क्या है, आहट के सिक्के किससे बने होते थे, तो आहट के सिक्के आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आहट के सिक्के जो हैं वो चांदी से बने थे, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। और जो इसमें कह रहा है कि मथुरा महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, किसके लिए माना जाता है, तो यह एक धार्मिक केंद्र के रूप में इसको माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है वो दिया है कि श्रेणी कौन लोग बनाते थे, तो श्रेणी जो है शिल्पकार लोग मिलकर बनाते थे, वो अपना सेट करते थे। ऊपर हमने इन सारी चीज़ों का जिक्र किया है, ठीक है। अब इन चीज़ों को आपको खुद बताना है कि यहाँ पे दिया है कि लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे और अन्य औजार किस प्रकार काम करते थे। तो आपको बताना है कि जब लोहा आया तो जो कृषि व्यवस्था है वो ज़्यादा बढ़ी, ज़्यादा उत्पादन होने लगा। क्यों होने लगा, क्योंकि जो हल होते थे, हल के जो फाल होते थे वो किससे बने होते थे, बनने शुरू हो गए, वो लोहे से बनने शुरू हो गए। इससे जो कृषि व्यवस्था है वो मजबूत हुई। हमने आपको थोड़ा बता दिया है, आपको अपने खुद से इसको बताना है, ठीक है। ये कह रहा है ना आओ चर्चा करें, इसका मतलब आपको इसको बताना है, ठीक है। उसी तरह जो ये चीज़ें हैं, ये वाला छठा क्वेश्चन जल निकासी वाला व्यवस्था, इसको आपको कमेंट में बताना है कि ये किस प्रकार भिन्न था, ठीक है। तो इसी के साथ जो ये चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।